फतिया, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में अगर एक आम आदमी फ़र्क समझे तो कैसे समझे? अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में मोस्टली जो है पास्ट के रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे थॉट्स आते हैं कि जो पेशेंट को परेशान करते हैं। डिप्रेशन में जब भी पेशेंट आता है उसका अपनी पसंदीदा चीज़ करने को भी दिल नहीं करता। फीलिंग ऑफ होपलेस, वर्थलेस। अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है तो वो क्रिकेट भी नहीं खेलने जाएगा। अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी की आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि छोटी छोटी बात पे जो है वो परेशान रहना, एवं ही परेशान रहना है। जैसे कि बच्चे स्कूल जाएंगे, पता नहीं घर वापस आते हैं कि नहीं, और मेहमान आएंगे, खाना कैसा बनेगा, घर की ये चीज़ जो है वो मैं कहाँ पे रखूँगी, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी, कि छोटी छोटी बातों पे अपने आप को परेशान करना। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो माइग्रेन का इशू भी होता है। तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपको एक्चुअल में माइग्रेन का इशू नहीं, आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। जब तक आप अपनी इस एंजाइटी को मैनेज नहीं करेंगे आपका माइग्रेन ठीक नहीं होगा। लाइक एंजाइटी में ये होती है घबराहट होना, फिर इतनी ज़्यादा समटाइम घबराहट होती है कि पैनिक तक पहुंच जाती है बात। तो उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को मैनेज किया जाता है थ्रू दी CBT। ठीक है, तो स्किन और हेयर से मुतल्लिका जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरत बनना चाहता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता, तो उसको मोटिवेट करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह मोटिवेट करते हैं? अच्छा, हम लोगों के अगर एशिया कल्चर की बात करें तो यहाँ स्किन से रिलेटेड सबको बहुत ज़्यादा फोबिया है। और सबसे ज़्यादा फोबिया जो है वो है चिट्टे होने का, कि वाइट हो जाएं, कुछ भी कर लें। मतलब एक लड़की आई मेरे पास, उसको ये था कि मुझसे सारी दौलत ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे वाइट होना है। कि उसने जो है वो मल्टीपल इंजेक्शंस पता नहीं क्या क्या करवा लिया, लेकिन उसको यही था कि बस मुझे वाइट होना है। जब उससे हिस्ट्री ली गई कि क्यों वाइट होना है, कि जी रिश्ते वाले हैं जो हैं उनकी प्रेफरेंस में यही चीज़ है कि लड़की स्मार्ट हो, चिट्टी गोरी हो, बाल लंबे हो, बाकी कुछ भी ना हो। बाकी बेशक वो टके की बदतमीज हो, कोई अखलाकियात नाम की चीज ना हो, ये चीज उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। कि लोगों ने अपनी डिमांड बना दी है। फिर ये लोग जो यही चीजें जो है वो बच्चियों को जो है वो इस तरह करती हैं, ट्रॉमाटाइज करती हैं। कि लोगों ने मतलब इतना ज्यादा कर दिया है। फिर अगर स्किन की बात करें, तुम्हारी स्किन पे एक्नी क्यों है, मतलब छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को करते हैं। मेरी स्किन पे एक्नी है, स्कूल में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे इस एक्नी को ख़त्म करना है, मैं मोटा हो गया हूँ, सब मुझे मोटा कह रहे हैं। कोई अगर स्मार्ट हो गया, कुछ खाया पिया करो, कुछ लगता क्यों नहीं है। मतलब इस तरह के जुमले जब कसते हैं ना, तो यही चीज़ जो है वो लोगों को नुकसान का बायस बनती है। अगर कोई मोटापा हो रहा है तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, क्या पता वो आपसे ज़्यादा परेशान हो। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो उसमें उसका तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन लोग जो है वो जुमले कसते हैं, ट्रोमाटाइज करते हैं, ये सबसे गलत बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने हेयर के ऊपर तो बात की, अब हेयर गिर गए, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, अगर आपने रूट कॉज को ठीक ना किया तो क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट की भी एक लाइफ है। जो बाल आपने जहाँ से निकाल के इधर लगाए हैं, यहाँ की स्किन में डिजाइंड है, क्योंकि यहाँ पे वो जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, वो बाल भी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह से मिनिएचराइज होके झड़ जाएंगे, यानी कि हेयर फॉलिकल नीचे से सूख रहा होता है, श्रिंक हो रहा होता है। ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी जब कोई कर रहा होता है, कोई भी जब डर्मेटोलॉजिस्ट प्लास्टिक सर्जन, तो वो पेशेंट को हमेशा गाइड करते हैं कि ओरल एंड टॉपिकल में ये मिनिमम मैंडेटरी थेरेपी है, इसको जरूर शुरू करें। साथ में हम टेस्ट करवाते हैं कि अंडरलाइंग अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ट्रिगर है या कोई और बीमारी है जो अनडायग्नोज थी, जो इसका एक ट्रिगर बनी हुई, तो उनको साथ साथ मैनेज करके ही फिर हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी किसी भी और थेरेपी की तरफ जाया जाता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हेयर फॉल और ट्रांसप्लांट से पहले कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो करवाने जरूरी होते हैं? अच्छा, हेयर फॉल अगर किसी को हो रहा है और वो अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे, पहले टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट है जो मैं बता देती हूँ। एक तो CBC है, जिसके अंदर हम हीमोग्लोबिन चेक कर लेते हैं और सेल काउंट्स देख लेते हैं जी। खवातीन को अपना सीरम आयरन, फेरेटिन और TIBC एक होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये जरूर करवा लेनी चाहिए। मेल्स में वो लोग जिनको किसी वजह से कोई ऐसी लंबे अरसे के लिए बीमारी रही है, जैसे TB, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या ऐसी कोई और बीमारी जिसमें लंबे अरसे के लिए उस बीमारी की वजह से उनकी डाइट कॉम्प्रोमाइज रही, तो फिर उनको भी अपने ये वाले टेस्ट करवाने चाहिए, आयरन, फेरेटिन, TIBC लेवल्स। विटामिन D लेवल्स करवाने चाहिए, विटामिन B12, इनका हेयर फॉलिकल की ग्रोथ में रोल है, ये जरूर करवाने चाहिए। ठीक है। सीरम कैल्शियम लेवल करवा सकते हैं। फिर ये कि बाकी अगर हम स्पेसिफिक हिस्ट्री लें तो फिर हम देख लेते हैं कुछ और लेवल्स करवाने वेरी करता है। इसी तरह HbA1c है, जो आपको लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर लेवल बता देता है। ठीक है, वो करवा लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने तो जी वो प्रिक टेस्ट करके देख लिया और अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो देखिए, ये तो डायग्नोसिस के लिए तो ये टेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। अब ये चीज़
लोगों को नहीं पता, उन्हें लगता है कि अच्छा घर में किसी एक को डायबिटीज है ना तो सारे अपनी वो खुद ही से सुइयां मार के चेक करके खुश हो जाते हैं कि अच्छा हमें नहीं है। हालांकि ये डायग्नोसिस के लिए टेस्ट नहीं है, Yes. जो ट्रीटमेंट पे है ये उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये टेस्ट है। ऐसे तो लोगों को फिर ये भी बात समझाने में मुश्किल होती है, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा जख्म भर जाता है, हमारा खून फौरन रुक जाता है, या हमने प्रिक टेस्ट किया हुआ है तो HbA1c का टेस्ट करवा लेना चाहिए क्योंकि उसके साथ एसोसिएशन है। इसी तरह फीमेल्स में थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाना है जिसमें TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फ्री T4 लेवल्स। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हम इसमें एडवाइस करते हैं, बाकी फिर हिस्ट्री की बेस के ऊपर, एग्जामिनेशन की बेस के ऊपर फिर वेरी करते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। दूसरा आजकल हम देख रहे हैं ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है। जब हम मोटापे का नाम लेते हैं तो आज के दौर में जदीद तरीका इलाज में लोग इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट पे भी हैं और वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी उस इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट को ऑफर कर रही हैं। तो ये अगर करती है तो किस तरह इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट को आप जो ना किस प्रोसेस से लेके चलते हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए FDA की सेफ्टी ड्रग लिस्ट के अंदर वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं रिक्वायर्ड। लोग जहर भी ऐसे ही जाके खरीद सकते हैं, हर तरह की दवाई भी खुद ही खरीद लेते हैं, जिसके इतने नुकसानात हैं और जो हमारे उसी तरह एक आम जो हमारी आवाम है उनको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। इस वक्त वेट लॉस इंजेक्शंस अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर्स भी मार्केट कर रहे हैं, जो कि जाहिर है उन वेट लॉस इंजेक्शंस की कंपनीज की इसके ऊपर आइडियली उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से क्यों मार्केट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसी ड्रग नहीं है जो इंसान खुद से डिसाइड करे और जाके खरीद के लगाना शुरू कर दे। वेट लॉस इंजेक्शंस जिनको रिक्वायर्ड हैं उनके लिए बहुत सेफ हैं, बहुत इफेक्टिव हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। ठीक। अब हो ये रहा है कि मैं पिछले कुछ महीनों में देख रही हूँ कि जिनको जरूरत है वो डरे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन देख देख के, और जिनको जरूरत नहीं वो इस्तेमाल करके उसके साइड इफेक्ट्स के साथ पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्किन की डोमेन में से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स लोगों को आ रहे हैं। जब आप इनजुडिशियस यूज करेंगे किसी भी दवाई का उसी तरह इसका तो उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ज़ाहिर जो भी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं वो इसको अपनी अपनी डोमेन में एडवाइस कर सकते हैं। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसके अंदर वेट रिडक्शन के बगैर हम उस डिजीज को प्रॉपर्ली कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसमें सोराइसिस है, हाइड्रोनाइट्रिस सेपुरेटिवा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसेस हैं, एक्नी है, इवन एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हमें वेट रिडक्शन करनी है। उसके अलावा एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, रिकरेंट फंगल इन्फेक्शंस किसी को आ रही है और उसका वेट ज़्यादा है, यानी कि इस तरह की और भी बहुत सारी हैं जिनके अंदर जब तक हम वेट ना कम करवा लें तब तक हम उस डिजीज़ को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम भी इसको एडवाइस कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे और डोमेन में भी लोग एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिसको कोई कहे कि ये किसी जस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ने भी लिख दिया, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो MBBS नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, तो वो इवेल्युएट नहीं कर सकते कि अंडरलाइंग इनको और कौन सी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से अगर साथ में ये आप दे देंगे तो उनकी कोई और डिजीज ट्रिगर कर सकती है या इनकी बॉडी के अंदर और चेंजेस आ सकते हैं। तो इनको प्रॉपर क्वालिफाइड जो स्पेशलिस्ट हैं सिर्फ उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करना चाहिए।